नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 11 के अंतर्गत अमेरिकी क्रांति। अभी तक देखिए लेक्चर 10 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर शुरू से अगर आप देखते हैं तो इस अमेरिकी क्रांति को समझने में आपको बिल्कुल ही समस्या नहीं होगी, हर एक पक्ष को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले गहन विश्लेषण के साथ हर एक डायमेंशन, हर एक एरिया को यहाँ पे कवर किया जाएगा। अब देखिए आपको समझना पड़ेगा कि इस अमेरिकी क्रांति को इस वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पे रखा क्यों गया है। अब स्वाभाविक सी बात है कि देखिए अभी वर्तमान में जितने भी, खासकर यहाँ पे पूरे विश्व में जिसका इम्पैक्ट सबसे अधिक है, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, यूरोप हो गया, रसिया हो गया, ऐसे सारे कंट्री को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो अप्लाई है आप वर्तमान समय में भी आप उतनी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीछे के इसके इतिहास को नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए या फिर वर्तमान में जो भी यहाँ पे क्रोनोलॉजी है, देखिए यहाँ पे जो भी बड़े बड़े देश हैं उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल यहाँ पे रहता ही रहता है। तो इसीलिए इस अमेरिकी क्रांति को पढ़ना काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और ये अमेरिकी क्रांति जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, ये और कोई नहीं है आज वर्तमान में, जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोला जाता है। एक समय आपको जान के बड़ा ही अतिशयोक्ति होगा कि ये भी किसी देश का, अर्थात ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। अब सोचिए, एक गुलाम देश आज पूरे विश्व पे डायरेक्ट यहाँ पे रूल कर रहा है, शासन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो कुछ न कुछ यहाँ पे बात होगी, कुछ न कुछ इसके पीछे कारण यहाँ पे रहे होंगे। ऐसे ही कारणों को आज जब पूरा का पूरा जब अमेरिकी क्रांति को आप पढ़ लेंगे तो जब आप इसका मूल्यांकन करेंगे, जब इसका आप एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये अमेरिकी क्रांति के पीछे जो भी फैक्टर था क्या क्या था, और आज वर्तमान में इसका जो इम्पैक्ट है किस प्रकार से पड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इतनी शक्तिशाली होने में किस प्रकार से इस अमेरिकी क्रांति का रोल रहा है। और ये वही देखिए अमेरिकी क्रांति है जब एक समय वहाँ के लोग आज़ाद हो रहे हैं, तो भारत जैसे देश इधर गुलामी की जंजीरों में यहाँ बक्सर हो रहा है, ठीक है, मैंने प्लासी हो रहा है, बक्सर हो रहा है, ऐसे सारे युद्धों के माध्यम से, ठीक है, बाकी जो एशियाई उपनिवेश है, पश्चिमी अफ्रीका उपनिवेश है, ये बिल्कुल ही यहाँ पे औपनिवेशिक शक्तियों के अंडर कंट्रोल में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर डायरेक्ट आप वर्तमान में आप बोलेंगे कि डायरेक्ट अमेरिका से कंपेरिजन कर देंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे चीज़ों को रुक के आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखिए जब अमेरिका आज़ाद हो रहा था तो भारत उस समय गुलामी की बेड़ियों में, गुलामी की दास्तां में यहाँ पे जकड़ रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप इतनी जल्दी उससे कंपेरिजन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, अब बहुत सारा फैक्टर है, बहुत सारे कारण हैं, इसको 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे बारी बारी से आज, ठीक है। पार्ट 1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे और स्टडी विथ मैप है पूरा का पूरा। ये सीरीज़ देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल को ध्यान में रख के कराया जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पूरी तरीके से इसका डेप्थ में एनालिसिस यहाँ पे किया ही जाएगा। तो चलिए, नए लोग हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पिछले क्लास जो मैंने आप लोगों को प्रबोधन काल का पूरा मैंने जो कंप्लीट कराया हुआ था, जिसमें भी मतलब जितने भी उस टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पे विचारक लोग थे उसको भी हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन जब मैंने सिलेबस आप लोगों को कवर करवाया था तो उसमें मैंने बताया था कि इंटर जो डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है, अर्थात अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रख के चलेंगे, ताकि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े इसका हम लोग अप्लाई करते रहेंगे। और अभी तक देखिए यह इसको करने से जो भी पीछे की चीज़ों का पढ़े हुए हैं, एक समरी के वे में, एक संक्षेप के रूप में, जो कि एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग करने में काफ़ी यहाँ पे मदद मिलेगी, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे शामिल किया गया है। बस थोड़ा सा देखिए, इसके देखने के बाद हम लोग आते हैं अमेरिकी क्रांति में। तो देखिए अभी तक प्रबोधन काल को जो हम लोगों ने देखा हुआ था, प्रबोधन काल में क्या हो रहा था, तो धीरे धीरे शासक की निरंकुशता बढ़ रही थी, तानाशाह हो रहा है शासक। लेकिन एक तरफ हमने ये भी देखा कि उसी समय कुछ ऐसे भी शासक हुए कि उस मिडिल क्लास के आने की वजह से धीरे धीरे प्रबुद्ध राजतंत्र का भी विकास हो रहा था, अर्थात कुछ मध्य वर्गीय संरचना की वजह से यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की भी यहाँ पे मांग उठ रही थी। अब यही है कि अब इसमें देखेंगे तो इस अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत, तो इस 18वीं सदी में, क्योंकि ये जो अप्लाई हम लोग कहाँ कर रहे हैं, 18वीं सदी में इस प्रबोधन युगीन के लगभग उत्तरार्ध, एकदम लास्ट
समय में हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें संविधान एवं राजनीति के अंतर्गत देखेंगे तो संवैधानिक राजतंत्र की अवधारणा आ चुकी। अभी तक बिल्कुल ही निरंकुश राजतंत्र था, तानाशाही व्यवस्था था। मध्यकाल में जाइए पीछे तो वहाँ पे चर्च व्यवस्था, कुलीन व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था था। लेकिन देखिए अब कैसे यहाँ पे टर्न ले रहा है। अब थोड़ा सा पीछे और जाएंगे प्राचीन विश्व में तो वहाँ पे फिर से आपको तानाशाही वाली व्यवस्था देखने के लिए मिल जाएगी। मध्यकाल में चेंज हो गया, पुनर्जागरण में फिर धीरे धीरे शासक की शक्ति बढ़ने लगी और प्रबोधन काल तक आते आते वो निरंकुशता के मार्ग पे आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब उस प्रबोधन काल में आपको ये भी पता है कि मध्य वर्ग उसको क्या करता है, चैलेंज देता है। तो अब मध्य वर्ग की डिमांड थी कि संवैधानिक राजतंत्र को लाया जाए। अब यही संवैधानिक राजतंत्र तो एक बहाना है, क्योंकि समय की धारा को कोई रोक नहीं पाएगा। अब मध्य वर्ग बर्दाश्त नहीं करने वाला है उस राजतंत्र को। अब बोलेगा कि संविधान ही ठीक है, राजतंत्र को क्या करो, हटा दो, अर्थात गणतंत्र लाओ। गणतंत्र का मतलब ही है यहाँ पे कि चुनी गई शासन सत्ता के द्वारा, ठीक है, हम पे शासन होगा। और उसके बाद से प्रतिनिधात्मक सरकार, मतलब अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है। और उसके बाद से मानव अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस मानव अधिकार को मैग्ना कार्टा के रूप में जानिए। अमेरिकी, ठीक है, खासकर जो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो बिल ऑफ राइट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। यही है बिल ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा, जो भी आप इसे बोल लीजिए। आगे चल के जब आप इंग्लैंड का इतिहास देखेंगे तो उसमें भी मैग्ना कार्टा और बिल राइट्स का जो, ठीक है, जो किस तरीके से उसका जन्म हुआ, किस प्रकार से आया उस ब्रिटेन के समाज में, उसको अब जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में अब आपको समझना पड़ेगा, मैंने पहले ही चीज़ों को बताया था कि पूंजीवाद क्या है, वाणिज्यवाद क्या है और खासकर मुक्त अर्थव्यवस्था क्या है। तीनों में आपको बिल्कुल ही यहाँ पे सेपरेट, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब जाके इस टॉपिक को आप और अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुक्त अर्थव्यवस्था का यहाँ पे पूरी तरीके से जोड़ दिया गया। इसमें मैंने एडम स्मिथ का, ठीक है, चर्चा भी किया था और आज फिर से चर्चा करेंगे। और इसी की वजह से देखिए क्लासिकल अर्थशास्त्र को यहाँ पे बढ़ावा मिला। सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो व्यक्तिवाद पे बल दिया गया। और व्यक्तिवाद का मतलब ये यहाँ पे कि एक एक व्यक्ति पे बल दिया जा रहा है। एक एक व्यक्ति अगर कोई भी साहसिक कार्य कर रहा है तो यहाँ पे उसको मोटिवेट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसमें लियोनार्डो दा विंची का नाम आप किसे भूल सकते हैं। मानववाद, अब इस मानववाद का तात्पर्य बिल्कुल ही यहाँ पे इहलौकिक व्यवस्था से है, ना कि पारलौकिक व्यवस्था से। मानववाद, अब जो भी इंसान है, जो भी मनुष्य है, बिल्कुल ही इस लोक को ध्यान में रखते हुए, इस जन्म को ध्यान में रखते हुए अपनी सुख इच्छा, भौतिकवादी, ठीक है, भोग विलासी जो लाइफ है उसका यहाँ पे अपेक्षा करता है, ठीक है। तर्कवाद को बढ़ावा मिला, वैज्ञानिक चिंतन, ये सारे ही चीज इस प्रबोधनकालीन चिंतनों से युक्त होकर यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे 18वीं सदी में संपूर्ण जो परिवर्तन को अगर आप एक बार थोड़ा सरसरी निगाहों से देखें तो अब ये पूरा का पूरा जो परिवर्तन की जो सदी है, सिर्फ और सिर्फ देखिए प्रबोधन काल का जो अप्लाई है वहीं पे ना रहने दीजिए, बल्कि उसको पूरे विश्व में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि पश्चिम विश्व में जो बड़ा परिवर्तन हुआ, बड़ा राजनीतिक जो परिवर्तन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सप्तवर्षीय युद्ध होगा। अब सप्तवर्षीय युद्ध को, ठीक है, हम लोग देखेंगे। अमेरिकी क्रांति के एक कारणों में से ये भी है बहुत बड़ा कारण, सप्तवर्षीय युद्ध। इसमें क्या हुआ तो देखिए फ्रांस के समानांतर ब्रिटेन को ला के खड़ा कर दिया। अब ये फ्रांस है, आपको पीछे मैंने कराया हुआ था कि किस प्रकार से 30 वर्षीय जो युद्ध हुआ था पीछे, 30 वर्षीय युद्ध के माध्यम से धीरे धीरे जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था, पवित्र रोमन साम्राज्य था, उसकी शासन शक्ति को यहाँ पे सीमित किया गया, उसके एरिया को सीमित किया गया, चर्च व्यवस्था को कमजोर किया गया, खासकर कैथोलिक चर्च व्यवस्था को कमजोर किया गया। और उस समय फ्रांस एक नई शक्ति के रूप में उभरा। और यहीं पे लुई 13, 14 जैसे शासक भी आए जो कहते हुए नजर आएंगे कि मैं ही राज्य हूँ। अब उस समय फ्रांस एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में यहाँ पे स्टेबलाइज हो चुका था। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहा। देखेंगे जस्ट इस सप्तवर्षीय युद्ध के अंतर्गत ब्रिटेन के साथ इसका युद्ध होगा। अब ब्रिटेन धीरे धीरे किस प्रकार से यूरोप की राजनीति में वो, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री लेता है और सर्वोच्च औपनिवेशिक शक्ति के रूप में स्टेबलाइज होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन का कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था, अर्थात विश्व के हर एक भाग पे ब्रिटेन के उपनिवेश थे, अर्थात एक बहुत बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में यह मौजूद था। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें वाणिज्यवाद के समानांतर
क्या दिया गया, क्लासिकल अर्थशास्त्र को यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया। और वाणिज्यवाद मैंने बताया था आप लोगों को कि बिल्कुल ही शासक के हितों से परिचालित होगी। शासक इसी वाणिज्यवाद का लाभ लेगा, उपनिवेशवाद को बढ़ावा देगा, रोल निभाएगा मध्य वर्ग, लेकिन सारा मजा मारेगा शासक। इसीलिए बोला जाता है वाणिज्यवाद राजनीतिक हितों से परिचालित होती है। शासक के पास पैसा आ रहा है, अपनी निरंकुशता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जो भी युद्ध शास्त्र बहुत सारे सैनिकों को रख रहा है, क्योंकि उसके पास वेतन देने के लिए पैसे आ रहे हैं। लेकिन अब इसकी जगह देखिए, इसी वाणिज्यवाद का विरोध कौन करेगा, एडम स्मिथ करेगा और बोलेगा ये चीज़ गलत है, मुक्त अर्थव्यवस्था लाओ। और मुक्त अर्थव्यवस्था के माध्यम से वो यहाँ पे व्यापारिक संतुलन की बात करते हुए भी यहाँ पे नजर आएगा। तो देखेंगे क्लासिकल अर्थशास्त्र। सामाजिक क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे देखिए आते आते इस प्रबोधन काल तक आते आते अब कोई कमजोर नहीं, पुनर्जागरण चेतना से युक्त कैसे व्यवसायिक क्रांति हुआ, कैसे एक मध्य वर्ग का विकास हुआ। अब ये जो मध्य वर्ग बहुत ही मजबूती से खड़ा हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या बढ़ रही है। अब ये जो मध्य वर्ग पूरी तरीके से विशेष अधिकार को चुनौती देगा। खासकर फ्रांस में मौजूद जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, सामाजिक संरचनाएं थी, कुलीन वर्ग, सामंत लोग जो विशेष अधिकारों से लैस थे, उनको ये चुनौती देगा। और फ्रांस की क्रांति का कोई और कारण नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट कारणों में से भी है वहाँ की सामाजिक असमानता। प्रबोधनकालीन विचार देखिए यहाँ पे विज्ञान, तकनीक, सारे ही चीज़ों को यहाँ पे प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया और धीरे धीरे आधुनिकीकरण का यहाँ पे मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इतना देखिए 18वीं सदी में इतना कम से कम आपको, ठीक है, देखिए उतना ही पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे ना, इतना जो पॉइंट अगर आप एग्जाम में मेंशन कर देते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें से अगर इन सारे पॉइंट को अगर थोड़ा मेंशन करके अच्छे से इसको आप, ठीक है, अभिव्यक्त कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, तो फिर आपकी कॉपी में रेड पेन नहीं चलेगा, एकदम आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए। सारा का सारा यहाँ पे निचोड़ हम लोगों ने देख लिया। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अमेरिकी क्रांति को। बहुत ही बड़ा डायमेंशन के रूप में इसको कवर किया जाएगा, क्योंकि देखिए एक एक चीज़ों को हमको यहाँ रटना नहीं है, और जब रटना नहीं है तो समझने में समय लगेगा आपको, ठीक है, और मुझे समझाने में भी समय लगेगा। तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, यकीन मानिए कि अमेरिकी क्रांति बिल्कुल ही आपके दिमाग में छप जाएगा। एक एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में, ठीक है, कभी भी आप रट के अब कारण रटने बैठ जाइए। अमेरिकी क्रांति के कौन कौन से कारण हैं, प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण हैं, तो फिर अभी आप उस, ठीक है, अब मैच्योरिटी लेवल पे आप आ नहीं पाए हैं अगर आप कारणों को रट रहे हैं। इसीलिए उन सारी चीज़ों से हटिए, एक व्यापक स्तर पर इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक एक कारणों को लेके यूपीएससी प्रश्न बना चुका है और आगे भी बनाएगा। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न है, ठीक है, बन के आते हैं। तो इसीलिए हमको उसको बिल्कुल ही आज वर्तमान में जिस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है उसी के पैटर्न पे हमें स्टडी करना है, ना कि पुराने पैटर्न पे कारण देख लिए, परिणाम देख लिए, ख़त्म कीजिए, ठीक है, देखेंगे लेकिन एक एनालिटिकल अप्रोच में देखेंगे। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले क्रांति से पूर्व स्थिति क्या थी अमेरिकी की, या फिर ब्रिटेन की स्थिति क्या थी। यहाँ पे दोनों को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देखिए अमेरिका में बसने वाले कोई और लोग नहीं थे, बल्कि यूरोप के लोग थे, और उन यूरोप में सबसे अधिक ब्रिटेन के लोग थे। तो आखिर ये लोग गया क्यों वहाँ पे, अमेरिकी लोग, ठीक है, मैंने अमेरिका में यूरोप के लोगों का बसने का कारण क्या था। ऐसे बहुत सारे कारण देखेंगे। दूसरा सेगमेंट है महत्वपूर्ण प्रश्न। ये इस महत्वपूर्ण प्रश्न से आपको अमेरिकी क्रांति क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इतने सारे प्रश्न यहाँ पे शामिल किया गया है कि हर एक प्रश्न का आपको जवाब, ठीक है, अगर आप दे देते हैं, इसमें आपको पूरी की पूरी, ठीक है, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, तो आपका अमेरिकी क्रांति यहीं पे क्लियर हो जाएगा। क्रांति के मुद्दे क्या हैं और बाकी जो है, देखिए क्रांति का कारण इंग्लैंड यहाँ पे असफल क्यों हुआ। अगर मुद्दा और, ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न समझ जाते हैं तो क्रांति का कारण बहुत आसान हो जाएगा, परिणाम में कुछ रहेगा ही नहींगा। और इन्हीं क्रांति के कारणों में देखेंगे सप्तवर्षीय युद्ध, जो बहुत ही हम लोग डिटेल्स उसका एनालिसिस करेंगे। परिणाम उसके बाद से क्या बन जाएगा यहाँ पे अमेरिकी संविधान। अब इस अमेरिकी संविधान को देखने से पहले आप थोड़ा ब्रिटेन के संविधान को देख लेंगे, वहाँ की थोड़ा इतिहास को देख लेंगे। तो दोनों को जब एक पैरेलल तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको अमेरिकी संविधान भी समझ में आएगा और क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझेंगे। कितने बार देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्या अमेरिकी
जो संविधान था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया उधार का थैला था। जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको दोनों को बैलेंस करके पढ़ाई करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ही मैं इसी अप्रोच में यहाँ पे आपको स्टडी करा रहा हूँ, बस मेरे साथ आप बने रहिए। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अमेरिकी क्रांति, ये वही अमेरिकी क्रांति है जो देखिए 18वीं शताब्दी में हो रहा है। और अब जब हो रहा है देखिए तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक सशक्त राष्ट्र का उद्भव हो रहा है। कमजोर नहीं, सोचिए एक गुलाम देश, एक उपनिवेश देश जब आज़ाद हो रहा है तो इतनी बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, राष्ट्र का उद्भव हो रहा है। और पूरे यूरोप को यहाँ पे देखेंगे तो परिवर्तित करते हुए भी नजर आएगा, यूरोप का रूपांतरण करते हुए भी नजर आएगा कि किस प्रकार से उस अमेरिकी क्रांति का पूरे यूरोप पे इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि अमेरिकी क्रांति का देखेंगे यूरोप पे सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में पड़ेगा। अमेरिकी क्रांति के कारणों को ध्यान में रख के ही एक तरीके से अगर फ्रांस की क्रांति भी की जाती है तो इसमें कहना कोई गलत नहीं है। तो यूरोप को कहीं न कहीं परिवर्तन कर रहा है। फ्रांस की क्रांति से पूरे यूरोप में एक विचारधारा का लहर आ जाएगी, लेकिन उसको रोकने का प्रयास करेगा नेपोलियन पुनः तानाशाही के मार्ग पर चलेगा, जो कि आगे आप लोग देखेंगे। 150 साल बाद देखिए आज अगर देखा जाए तो अमेरिका 1776 में आज़ाद हो चुका था। 1776 से अभी आप काउंट कर लीजिए, 2021 चल रहा है। सोचिए 150 साल बाद विश्व इतिहास को यह एक नई दिशा देने वाला बना। और एक बिल्कुल ही देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध की बात कर लें, द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर लें, अगर यहाँ पे अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं किया होता लास्ट में आके तो शायद इतना बड़ा युद्ध में तबाही तो होता ही होता, लेकिन हिटलर के जीतने की संभावना अधिक बन जाती। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में एकदम जीत रहा था। जापान बिल्कुल ही समझिए कि इस लेवल तक आ चुका था कि किसी को कुछ समझने वाला नहीं था। लेकिन फाइनली देखिए जब अमेरिका आ गया तो धीरे धीरे जो भी ध्रुवीय राष्ट्र थे उनको यहाँ पे पराजित करने में समय नहीं लगा। तो ये सब शब्द है, देखिए आप सुनते रहिए, पूरा का पूरा आगे क्लियर होगा। और उसके बाद से उपनिवेशवादी विरोध मॉडल को भी अपना ये स्थापित किया। यहाँ पे आगे चल के देखेंगे कि धीरे धीरे इसी अमेरिकी क्रांति को आधार बना के आगे उपनिवेश भी बाकी अन्य जो भी औपनिवेशिक शक्तियाँ थी उसके विरुद्ध यहाँ पे खड़ा होंगे एक आइडियल वे में। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है, आइए कुछ प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया जा रहा है कि यह एक स्वतंत्रता आंदोलन था, फिर इसे क्रांति कहना कितना उचित है। इस तरह से प्रश्न देखिए पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको देने का प्रयास करूँ कि 1857 1857 को आप क्रांति कहेंगे, 1857 को आप आंदोलन कहेंगे, 1857 को सैनिक विद्रोह कहेंगे। ऐसे बहुत सारे देखिए जब प्रश्न बन के सामने खड़ा होता है तो आपको फिर रटे रटाई ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आपको एक एनालिसिस वे में आपको इसको डिफेंड करना पड़ेगा। तो देखिए स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब क्या होता है। आंदोलन का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी मांगों को मंगवाने के लिए उस शासन से किसी न किसी प्रकार की जब आप डिमांड करते हैं, एक इसमें थोड़ा शांतिपूर्ण अहिंसक गतिविधियों का सहारा लिया जाता है तो उसको बोल दिया जाता है आंदोलन। आंदोलन के एक व्यापक डिफिनीशन निकल के आ गया। अब पीछे क्या लग गया, स्वतंत्रता लग गया। तो बात की जा रही है आज़ादी से संबंधित। इसीलिए देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जितनी भी बार प्रयोग किया गया, कभी क्रांति का प्रयोग नहीं किया गया। बार बार आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और आज वर्तमान में देखिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। उसमें हिंसा के तत्वों को पूरी तरीके से गायब कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही हम क्रांति की बात करते हैं तो क्रांति देखिए एक रेडिकल थिंकिंग के रूप में इसको समझने के लिए कोशिश की जाए। मूल चूक जिसे परिवर्तन बोला गया, जैसे भगत सिंह का नारा आया, क्या बोलते हैं कि क्रांति करेंगे, क्रांतिकारी जो परिवर्तन का जो मार्ग अपनाया गया, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में जब असहयोग आंदोलन विफल हो गया तो सब लोग यहाँ पे एक्टिव हो गए कि अब जब तक हम अंग्रेजों की भाषा में बात नहीं करेंगे, क्रांति करेंगे। अब इस क्रांति में देखिए यहाँ पे हिंसा का भाव आता है। हिंसा गतिविधियों के जरिए यहाँ पे किया जाएगा। और जब क्रांति होगा तो इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीति को बहुत ही आमूल चूक परिवर्तन करने की ये क्षमता रखता है। इसमें मौलिक परिवर्तन भी होता है।
अब यहाँ पे आप डिफाइन कीजिए कि आप अमेरिकी क्रांति को, ठीक है, या फिर अमेरिका को जो आज़ादी को आप क्रांति बोलेंगे, आंदोलन बोलेंगे, अब इसको आपको डिफेंड करना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, आप पढ़ रहे हैं ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट, और इसमें आप बिल्कुल ही विचार के रूप में आप स्वतंत्र हैं कि आप इसको आंदोलन कहेंगे या फिर क्रांति कहेंगे, दोनों बोलेंगे, दोनों ही गलत नहीं होगा। बस आपको एक लॉजिकल, ठीक है, जवाब देना पड़ेगा कि आप किसके फेवर में हैं। दोनों के फेवर में है तो दोनों को आप लिख लीजिए। अब देखिए, क्या इस आधार पर भारतीय स्वतंत्रता को हम क्रांति कह सकते हैं? अब आप यस या नो में, ठीक है, दोनों में आप जवाब दे सकते हैं, यस नो। जैसे अगर मैं यस की बात करूं तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि क्रांति का मतलब ऊपर जब साफ साफ लिखा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन, तो सोचिए भारत में, ठीक है, जैसे ही आज़ादी हुई अर्थात जैसे ही क्रांति हुई, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अब संविधान का बनना हो गया। उस संविधान में अभी तक देखिए वयस्क मताधिकार की जो बात की गई, पूरी दुनिया देखते रह गई। अमेरिका भी आज़ाद होगा तो अपने नागरिकों को वयस्क मताधिकार नहीं देगा। ब्रिटेन भी देखेंगे तो उस 20वीं सदी में आके देता है, और भारत आज़ाद होते हुए एक झटके में झट से दे दिया। ये क्या था इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन? महिलाओं को वयस्क मताधिकार दिया गया। इतनी बड़ी जो जातीय व्यवस्था थी, सबको एक बार इस संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से एक बराबर इक्वालिटी का भाव यहाँ पे दे दिया गया। क्या विश्व में ऐसा कोई देश में ऐसा हो पाया है? आप देखेंगे तो कहीं नहीं हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति का क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अगर नो की बात करें तो यहाँ पे भी आप आर्गूमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सोचिए कि नो में आप कैसे दे सकते हैं। लेकिन आंदोलन भी कहेंगे तो भी, ठीक है, गलत नहीं है। क्रांति भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं है। बस आपके पास लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग क्रांति से पूर्व जो नंबर 1 मैंने मेंशन किया था, यूरोपियों के बसने के कारण। तो पहले बात करेंगे क्रांति से पूर्व क्या स्थिति थी अमेरिका की या फिर ब्रिटेन की, यूरोप की, और यूरोपियों के बसने का वहाँ का क्या कारण था। थोड़ा बेसिक चीज़ों को आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, क्रांति से पूर्व की स्थिति अगर देखा जाए तो आपको पता ही है, क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में यहाँ पे कर ली गई। मैप में आप देखिए यही है, स्पेन से, समझ में आ रहा है ना आपको, स्पेन से निकल गया। अब ये निकला क्यों? ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, सब बोलेंगे स्पेन का, रियल मूल जो निवासी था, समझ रहे हैं ना, मैंने उसकी जो नेटिव जो प्लेस था वो इटली का था। लेकिन उस समय जब मिडिल वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का जब धीरे धीरे विकास होने लगा तो व्यापारिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। इधर ये लोग आ नहीं सकते थे, ऑलरेडी इधर ऑटोमन साम्राज्य का, ध्यान रखिएगा, कस्तुनतुनिया का पतन हो चुका था, ऑटोमन साम्राज्य का उदय हो चुका था। तो धीरे धीरे भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया जाने लगा, और उस समय तक ये भी क्लियर हो चुका था कि पृथ्वी गोल है। इसका मतलब कि अगर कहीं से पृथ्वी में अगर घूम के आते हैं, गोल है, तो हम उस जगह पे आ जाएंगे। और यही हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ। इटली का था, ठीक है, स्पेन के शासक ने उसको सहयोग दिया, खासकर उसका राजकुमार। फिर उसके बाद से, ठीक है, स्पेन के नाम से ही वो जाना जाने लगा। अब कहाँ आ गया वो? निकला भारत की खोज में, और कहाँ आ गया? तो अमेरिका की खोज कर दिया अनजाने में, एक मतलब घटना के रूप में समझिए। लेकिन ये घटना था, सब मैंने पीछे की चीज़ों को अगर आप एक लेक्चर के माध्यम से देखेंगे तो आप समझेंगे कि अमेरिका की खोज यूरोप वासियों के लिए कितना बड़ा, ठीक है, वरदान का कारण बन गया। बहुत सारा सोना चांदी बहुमूल्य धातुओं को इनके द्वारा ले जाया जाने लगा। तो यही हो गया। अब यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के क्षेत्रों में आया, और धीरे धीरे इधर दक्षिण जो आपको अमेरिका दिखाई दे रहा है, इधर आके बहुत सारा अब शुरू हो गया स्पेन का उपनिवेश बनना। तो यहाँ पे आप देखिए, 1588 तक स्पेन ने व्यापारिक बस्तियां बसाना, ठीक है, शुरू कर दिया। बहुत बड़ा लाभ प्राप्त किया। अमेरिकी सोने चांदी को लेकर 16वीं सदी में स्पेन और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ। अब देखिए, 1588 तक इंग्लैंड तो रुक नहीं सकता था, तो धीरे धीरे इंग्लैंड की भी इस व्यापारिक, ठीक है, एक्टिविटी को लेके इतने बड़े बड़े जो बहुमूल्य जो धातु लेके जाया जा रहा जहाज भर भर के। अब आपको ध्यान होगा, इधर चिली के तरफ, ठीक है, इंका सभ्यता, मेक्सिको की तरफ एजटेक सभ्यता, इन सारी ही सभ्यताओं को ध्वस्त करने में इन यूरोपीय लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने स्वार्थ के लिए सबका सब वहाँ की जो सिविलाइजेशन था, सबको वहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया।
तो अमेरिकी सोने चांदी को लेकर देखिए 16वीं सदी में स्पेन, 16वीं सदी में देखेंगे तो स्पेन एक कोई और नहीं है बल्कि वही हैसबर्ग साम्राज्य है। काफ़ी ही माने एक मजबूत शक्ति के रूप में मौजूद है। खासकर इसकी जो जल सेना थी, जल सेना, नौसेना जिसे आप जानते हैं। स्पेन की आप देखिए भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल एक पेनिनसुला है, एक प्रायद्वीपीय आकार में बिल्कुल वो मौजूद है। जल सेना वैसे देशों की काफ़ी मजबूत होती है, ठीक है। इंग्लैंड से युद्ध हुआ, लेकिन इंग्लैंड भी देखेंगे तो इंग्लैंड की भौगोलिक भी स्थिति है नौसैनिक, ठीक है, सेना के लिए बिल्कुल अनुकूल है। सारा का सारा खर्चा आज भी इंग्लैंड अपनी नौसैनिक सेना को मजबूत करने में लगाता है। स्थल उसकी सीमा तो कोई है नहीं, काफ़ी मजबूत है। युद्ध हुआ, लेकिन ध्यान रखिएगा इस युद्ध में स्पेन बहुत ही मजबूत शक्ति के रूप में मौजूद था। जल युद्ध इसे बोला गया। और स्पेन को क्या बोला गया? स्पेनिश आर्मेडा। स्पेनिश आर्मेडा जो होता है ना, उसका जहाज़ों का जखीरा जिसको वो बोला जाता है। स्पेनिश आर्मेडा की पराजय हो गई। अब आपको लग रहा होगा कि पराजय कैसे हो गई? तो ऐसा माना गया कि देखिए उस अटलांटिक ओशन में तूफान आ गया और उस तूफान में स्पेनिश आर्मेडा के बहुत सारे जहाज़ फंस गए और इसीलिए यहाँ पे ब्रिटेन ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अर्थात उत्तर अमेरिका की तरफ, उत्तरी अमेरिका की तरफ अधिकतर भागों पे जहाँ पहले स्पेन का कंट्रोल हुआ करता था, अब वहाँ पे किसका कंट्रोल हो गया? तो ब्रिटेन का कंट्रोल हो गया। अब स्पेन वहाँ से धीरे धीरे नीचे आएगा दक्षिण अमेरिका की तरफ। रानी एलिजाबेथ को यहाँ पे खुलकर समर्थन किया गया। देखेंगे रानी एलिजाबेथ, जब आप इंग्लैंड का इतिहास पढ़ेंगे तो एक एक, ठीक है, वहाँ के जो शासक हैं एलिजाबेथ हैं, ठीक है, उसके बाद से जो भी वहाँ की जो शासिकाएँ हैं मातृसत्तात्मक समाज की तरफ जो उनका समाज इंडिकेट करता है, ठीक है, सब आप देखेंगे एलिजाबेथ के साथ साथ, ठीक है, कुछ और भी शासक रानियों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो रानी एलिजाबेथ ने खुलकर समर्थन किया कि भाई कौन नहीं चाहेगा, जाओ भाई जम के करो। इंग्लैंड ने व्यापारिक बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। कहाँ पे? तो आके अमेरिका पे व्यापारिक बस्तियां, और एक खासकर उत्तरी अमेरिका में। 1775 देखिए अमेरिका में 13 ब्रिटिश उपनिवेश यहाँ पे बसा लिया गया। पहली बस्ती था पहली बस्ती जो बसाया गया जेम्स टाउन के द्वारा बसाया गया। तो अभी तक आप लोगों ने क्या समझा कि किस तरीके से यूरोपवासी आए और अमेरिका में धीरे धीरे अपनी, ठीक है, व्यापारिक बस्तियां बसाने लगे और धीरे धीरे उनके लोग भी आके यहाँ पे बसने लगे। यहाँ आपको समझना है कि मूल जो निवासी थे, जिसको क्रिस्टोफर कोलंबस जो गया, जिसको रेड इंडियंस बोला, उसको लगा कि हम भारत की खोज कर लिए। तो धीरे धीरे जब ये लोग आने लगे, तटवर्ती इलाकों में आने लगे, तो उनको खदेड़ दिया गया। खदेड़ के उनको पश्चिम की तरफ, समझ रहे हैं ना, मैंने जो उत्तरी अमेरिका का मैप देखेंगे तो पूरब की तरफ अटलांटिक ओशियन का मुंह है और पश्चिम की तरफ, ठीक है, प्रशांत एशिया का। तो पश्चिम की तरफ इनको खदेड़ दिया गया और पूरब के जस्ट अटलांटिक ओशियन के मुहाने पे आप देखेंगे तो वहीं पे 13 बस्तियों को बसाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है 13 बस्तियाँ। अब 13 बस्तियों के याद नाम आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, बस आप देख लीजिए यही है। इधर आपको 5 लेक मिल जाएगा, ग्रेट लेक्स, ठीक है, इधर देखिए, ठीक है, सुपीरियर लेक है, मिशिगन है, एरी है, ठीक है, क्या बोलते हैं, मिशिगन हो जाएगा, ये नंबर 1 सुपीरियर। दूसरा है मिशिगन है, उसके बाद से यहाँ पे यूरान हो जाएगा, ओंटारियो हो जाएगा और यहाँ पे एरी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का है यहाँ पे मौजूद है। देखिए पूरा का पूरा ये है ब्रिटिश बस्तियाँ जो यहाँ पे बसाई गई थी। इसको 3 भाग में बांटा जाता है। सबसे ऊपरी वाला भाग बोला गया इधर आपको याद होगा सेंट लॉरेंस की खाड़ी वगैरह है, न्यू फाउंडलैंड है, मछली वगैरह यहाँ खूब मिलता है। बीच में आएंगे यहाँ पे तो औद्योगिकरण के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहीं थे अपलेशियन पर्वत मौजूद है। सब मैप में मैंने कराया है मैप का, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आपको कमजोर है तो जाके देखेंगे तो समझ में आएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक उसका। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से टेम्परेचर भी यहाँ पे काफ़ी अधिक होता है, कृषि यहाँ पे गतिविधियाँ काफ़ी अधिक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। यही है 13 ब्रिटिश उपनिवेश, बस इतना ही। देखिए अमेरिका का मात्र एक छोटे से भाग पे, मात्र पूर्वी तटों पे यही है, बाकी इधर पश्चिम में कौन है तो रेड इंडियंस, वहाँ के मूल निवासी जो जनजाति या प्रजाति से युक्त हैं वो वहाँ पे निवास कर रहे हैं।
अब अमेरिका में यूरोपियों के बसने के कारण क्या है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो यूरोप में पता है आपको कि लंबे समय तक धार्मिक संघर्ष चला। एक तो आपको ध्यान होगा 12वीं 13वीं शताब्दी में धर्म युद्ध चला। उस धर्म युद्ध में कितने सारे संबंध लोग साफ हो गए। आगे चल के जब देखेंगे आप तो पुनर्जागरण और प्रबोधनकालीन से युक्त, खासकर पुनर्जागरण से युक्त जो विचारक लोग उस कैथोलिक चर्च में बदलाव करने की मांग कर रहे थे, फिर शुरू हो गया प्रोटेस्टेंट आंदोलन के रूप में। सीधे नकार दिया गया कि हम कैथोलिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं। मार्टिन लूथर का नाम इसमें आप भूल नहीं सकते हैं। तो धार्मिक संघर्ष पूरी तरीके से जारी था। जनसंहारक युद्ध हुआ करता था। ऑलरेडी 30 वर्षीय युद्ध के बारे में आप जान चुके हैं। वेस्टफेलिया की संधि के बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ पे व्यापारिक लाभ, धार्मिक स्वतंत्रता की लालसा, राजनीतिक उत्पीड़न, समझ रहे हैं ना, ये सारी ही चीज़ यहाँ पे यूरोप में ऐसा हो चुका था कि लोगों को मोटिवेट कर रहा था कि भाई कहीं हमको जाते व्यापारिक लाभ अधिक मिलता, हमको धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती, भाई हम जैसे माने, जिसको माने, जिस धर्म को माने, राजनीतिक उत्पीड़न नहीं किया जाए। क्योंकि वहाँ पे इस समय तक राजतंत्र की शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी, खासकर फ्रांस में हैब्सबर्ग एम्पायर में बढ़ चुका था। तो राजनीतिक उत्पीड़न इनका किया जा रहा था। वहीं पे सामंत भी थे, वहीं पे चर्च व्यवस्था भी थी। तो इस तरीके से फ्रांस में मामला बना हुआ था। अमेरिका का विशाल भौगोलिक क्षेत्र भी इनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। इतना बड़ा, इनको तो पता ही नहीं लग पाता था कि भाई पश्चिमी छोर कहाँ तक है। पूर्वी छोर को देख के इनका दिमाग खराब हो जाता था। इंग्लैंड से दंडितों को निर्वासित किया जाता था। जितना भी इंग्लैंड में, समझ रहे हैं ना, दंडित मतलब कि जो भी अपराधी किस्म के लोग, भिखारी लोग, मन इंग्लैंड को लोग एकदम एकदम स्वर्ग बनाना चाह रहा था सब, भाई ऐसे हमको बना कर रखना है। तो नाव में लाद लाद के जितना भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का होता था, सब कमज़ोर लोग, भिखारी लोग भेज दिया जाता था। कहाँ पे? इनको भेज दिया जाता था कि जाओ भाई अमेरिका जाओ। अब उसमें ऐसा नहीं था, उसमें कैपिटलिस्ट पूंजीपति लोग भी मौजूद थे, बुद्धिजीवी वो लोग भी मौजूद थे। फाइनली सोना चांदी भी तो मिल रहा था। ठीक वैसे ही है जैसे भारत के संदर्भ में मैंने आपको, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे कोट किया है। जब अंग्रेज सब आया तो क्या किया कि भारत के नेताओं को, खासकर यहाँ के जन समूह से तोड़ने के लिए काले पानी की सजा लोग दे देता था कि जाओ अंडमान निकोबार में जाओ। तो कुछ यही मामला क्या था। तो इंग्लैंड के संदर्भ में उनको अमेरिका भेज दिया। लेकिन क्या पता, एक होता है ना कि भाई कभी कभी दंड भी क्या बन जाता है। तो दंड भी किस्मत चमका देता है, दंड भी कभी कभी आपको मुनाफा दे देता है। तो ये वही हुआ। सोचिए उस समय जितने भी दंडित लोग आए, आज तो समझिए कि लोग बिलियनियर होंगे, ठीक है, मजा मार रहे होंगे। तो इंग्लैंड से दंडित को यहाँ पे निर्वासित किया गया। इंग्लैंड को साफ सुथरा बनाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। दूसरा था महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आप समझिएगा, ठीक है, तो अब आपको बहुत ही अधिक चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। पहला प्रश्न है कि जब हम अमेरिकी क्रांति की बात करते हैं तो प्रश्न यह उपस्थित होता है, यह आता है कि वे कौन लोग थे जिन्होंने क्रांति की। अब आप खुद सोचिए, जब हम अमेरिकी क्रांति की बात करते हैं तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वे कौन लोग थे जिन्होंने क्रांति की। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है, अभी आप यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से वही बेसिक चीज़ें हैं कि जो सर्वप्रथम देखिए जो खोज हुई किसका, दक्षिण अमेरिका का, और इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल था क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। वहाँ पे उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके बाद देखिए आगे चल के परंपरा रुका नहीं, उत्तरी अमेरिका की भी यहाँ पे खोज कर ली गई। अब इस उत्तरी अमेरिका की जब खोज कर ली गई तो यहाँ पे भी उपनिवेशीकरण बहुत अधिक मात्रा में किया गया। अब यहाँ पे सबसे आगे जो था ब्रिटेन था, फ्रांस था, हॉलैंड था। और अभी आप लोगों ने जो 13 जो उपनिवेश देखा, उन 13 उपनिवेशों में आप देखेंगे तो इसमें जो 90% जो लोग थे कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के लोग थे। अब जब वे लोग आए हैं तो जो भी, ठीक है, जनजातीय लोग थे, ऐसा नहीं था कि उनसे टकराहट नहीं हुआ है। ऐसा माना गया कि वे लोग खुद ही तटवर्ती इलाकों को छोड़ के अंदर की तरफ भाग गए। इसीलिए आप देखेंगे ना कि अमेरिका में जब ये लोग आकर स्टेबलाइज हो गया तो धीरे धीरे देखिए उस अटलांटिक ओशियन को पार करके, उस उतने बड़े अटलांटिक ओशियन को पार करके लोग नाव में बैठ के, लकड़ी के नाव में, क्योंकि उस समय इंजन का तो जहाज नहीं था, इतना स्ट्रगल करके कितना लोग रास्ते में ही साफ हो जाता था। तब आके यहाँ पे व्यापारिक बस्तियाँ बना रहा है, बसा रहा है। यह मैं आपको मैसेज देना ये चाहता हूँ कि देखिए इतना स्ट्रगल है, इतना संघर्ष है, तो
कभी भी उनका लाइफ अमेरिका में बसने के लिए आसान नहीं हुआ और यही चीज़ उनके अंदर ये बस गया, स्ट्रगल, संघर्ष। अभी संघर्ष को आप समझने की कोशिश कीजिए। जब इतना संघर्ष उसके अंदर उनके बस गया तो आगे चल के, ठीक है, देखिए जो भी मूवी वगैरह जो बनता है आज देखेंगे आप लोग, तो हमेशा ही उनके अंदर एक अमेरिकी होने का भाव आता है कि अमेरिकी लोग हारते नहीं हैं। इतना सारा एलियन अटैक होगा, इतना सारा वहाँ पे देखेंगे सर्वाइकल जो मूवी बन चुका है, हर तरीके से आप देखेंगे तो अंत में अपने आप को विजित करते हैं। इसका मतलब कि वो जो चीज़ है उनके अंदर, जो संघर्ष का जो भाव है शुरू से ही उनके अंदर यहाँ पे डाल दिया गया, जो कि यूरोप के लोग आके जब अमेरिका में आके बसने लगे। और स्पेन में देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिको हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको रिलेट करते रहेगा। भारत में देखेंगे तो भारत में ऐसा कोई भाव नहीं है। भारत में हमेशा ही सुखद एंडिंग होता है, मूवी भी हमेशा सुखद ही चलता है। यूरोप की अगर आप, ठीक है, थोड़ा सा आप मूवी या फिर कल्चरल एक्टिविटी को देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा दुख, सौरों का भाव वहाँ पे अधिक आएगा। और स्ट्रगल तो वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे हैप्पी एंडिंग का आपको, ठीक है, जल्दी वहाँ पे भाव नहीं आएगा। तो देखिए यही है इंडियन कल्चर, या फिर इसे एशियाई कल्चर के रूप में देखिए, यूरोपीय कल्चर के रूप में समझिए, या फिर उसको अमेरिकन कल्चर के रूप में समझिए। तो जब तीनों के मूवी को आप देखेंगे, थोड़ा सोचेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है, समझ में आएगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ब्रिटेन, यही था ब्रिटेन। उत्तरी अमेरिका में इसके पूर्वी भाग में 13 उपनिवेश बसे, और ये जो क्रांति का जो बोला गया, अमेरिकी क्रांति जो बोला गया, इसका बाकी जो अन्य क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है कि दक्षिणी अमेरिका में कौन बसा, उत्तरी अमेरिका के बाकी कौन भागों में कौन बसा। सिर्फ और सिर्फ इस क्रांति का मतलब, एकदम ध्यान से सुनिए, सिर्फ और सिर्फ इस क्रांति का मतलब उन मात्र 13 उपनिवेशों से है। बाकी अन्य उपनिवेशों से इस क्रांति का कोई भी मतलब यहाँ पे मौजूद, माने उसका संबंध यहाँ पे नहीं है। तो इसे आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, अमेरिकी क्रांति जब बोला जाता है तो बस यही 13 उपनिवेश, ठीक है, जो अधिकतर इसमें 90% मैंने बताया था कि ब्रिटेन के लोग थे। तो ब्रिटेन क्या कर रहा था इधर रह के, तो इन पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था। इसके ही लोग आए, अपने ही लोगों पे कंट्रोल कर रहा था, और यहाँ से ब्रिटेन को काफ़ी ही बड़े मात्रा में व्यापारिक लाभ प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब इनको लगा कि भाई अब तो ऐसा नहीं हो सकता है। उस अर्थात उस समय प्रबोधन काल का युग है। खुद, ठीक है, एडम स्मिथ के द्वारा मुक्त व्यापार की नीति को बोला जा रहा है। और आपको ये भी समझना है कि देखिए ब्रिटेन के लोग हैं यहाँ पे, ब्रिटेन में जो भी अभी तक खासकर यूरोप से अलग बिल्कुल सेपरेट है, वो जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो गई, मैग्ना कार्टा को ले लीजिए, गौरवपूर्ण क्रांति को ले लीजिए, संसदीय व्यवस्था की बात कर लीजिए, वैसे लोग उन विचारों से अवगत हो के इस अमेरिका में बस रहे हैं। तो इनके ऊपर कभी भी शासन करना यहाँ पे आसान नहीं होगा। तो इसे भी आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा तो बेहतर होगा। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि अमेरिकी उपनिवेशों का प्रशासनिक संचालन कैसे होता था। देखिए उपनिवेश, इन उपनिवेशों का प्रशासनिक संचालन कैसे होता था, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए आया लोग कहाँ से, अधिकतर ब्रिटेन से लोग आया। तो अब ब्रिटेन का जो संसद था, जो वहाँ का पार्लियामेंट था, वो भी जानेंगे ब्रिटेन में पार्लियामेंट, ठीक है, की अवधारणा कैसे आई। तो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री जो, ठीक है, अवधारणा जब उसमें आ चुकी थी, तो वहाँ के द्वारा, ध्यान रखिएगा, वहाँ के द्वारा सीधे ही अमेरिका पे कंट्रोल किया जा रहा था। कैसे किया जा रहा था, तो बिल्कुल ही देखिए प्रत्येक उपनिवेश एक दूसरे से सब पृथक थे। 13 जो बस्तियां बसी थी एक दूसरे से सेपरेट थे, अलग थे। अब उस ब्रिटिश संसद के द्वारा अलग अलग इनको चार्टर दिया गया। ध्यान रखिएगा, अलग अलग क्या दिया गया, चार्टर। चार्टर का मतलब क्या होता है, अधिकार। अलग अलग विधानमंडल बनाया गया, 13 विधानमंडल बनाया गया, और 13 विधानमंडल में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया। अब इस क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में ध्यान रखिएगा, ठीक है, वहाँ के अर्थात जो भी लोग अमेरिका में जाकर बसे, अमेरिकी लोगों को एक राजनीतिक स्वायत्तता यहाँ पे दिया गया। और ये राज्यपाल जो होता था, ये कहाँ का होता था, ये ब्रिटेन का होता था। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन का होता था। अब यही है, देखिए दोषपूर्ण शासन प्रणाली दिखाई दे रहा है कि जो सबसे उच्च पद है वो खुद ब्रिटेन में बैठा होता था, और इनको क्षेत्रीय स्वायत्तता यहाँ पे दिया गया। आगे इसके बारे में और जानेंगे कि कर लगाने का जो अधिकार था इस राज्यपाल के पास होता था।
इनको राजनीतिक स्वायत्तता तो दिया गया, लेकिन इतना अधिक नहीं था। लेकिन यही था कि लोग जागरूक लोग थे। और ये अपने आप में एक देखिए कंट्रोवर्शियल क्रिएट है कि जब भाई आप उपनिवेश बना रहे हैं, अमेरिका में लोगों को भेज रहे हैं, तो फिर आप उसको राजनीतिक स्वायत्तता कैसे दे सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के माध्यम से उन उपनिवेश को, अमेरिका में बसे लोगों को राजनीतिक स्वायत्तता दिया गया। अब उस राजनीतिक स्वायत्तता देने का मतलब है कि क्या आप उस पर बलपूर्वक नियंत्रण लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। शुरू में लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही उपनिवेश थोड़ा सा तेज हो जाए, तेज तरार हो जाए, जागरूक हो जाए, तो फिर आप उस पर बलपूर्वक कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और यही हुआ उन अमेरिकी उपनिवेशों के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे स्वतंत्रता के पश्चात देखिए एकजुट करने की चुनौती थी। ये लोग स्वतंत्र जब हो गया तो 13 जो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, देखेंगे कि ये लोग जब अमेरिकी क्रांति होगी तो क्रांति सफल हो जाने के बाद अब 13 जो उपनिवेश है अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। फिर अरे वाह वाह भाई सब आओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ठीक है, उसमें देखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन का नाम उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन का नाम आएगा। तो देखेंगे इन लोगों के द्वारा पूरी तरीके से यूनाइट करने का प्रयास किया जाएगा। और तब जाके उन्हीं 13 जो, ठीक है, उपनिवेश जो बसे हुए थे सबको मिला के एक साथ कंपाइल करके एक यूएसए का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात एकजुट करने की चुनौती थी, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे शासन किया गया था। तो उनमें स्वाभाविक सी बात है कि जो एकजुटता का जो भाव था वो यहाँ पे मौजूद नहीं था। अब इसको थोड़ा भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास कीजिए। देखिए इस मैप में, देखिए ये सेपरेट था, 13 भागों में इनको जब, ठीक है, रूल्ड किया गया। आपस में एकजुट होने में देखेंगे कि जब इन संविधान बनाएंगे पहली बार तो फेल हो जाएगा, होना ही स्वाभाविक है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज आप भारत को देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं था कि अंग्रेजों के पहले अशोक के ज़माने से, ठीक है, एकदम मैंने नाम आ रहा है। यूनिफिकेशन का जो भाव था उतना मौजूद नहीं था। और बीच में जब मुगलों का या फिर मुस्लिमों का कंट्रोल होते गया तो इस तरह की भावना एकदम बिल्कुल यहाँ पे टूट चुकी थी। उस समय जब अंग्रेज आया सब, तो ये कब अंग्रेजों की, ठीक है, आप जो भी कहिए, मैंने थोड़ा भारत के संदर्भ में अगर इसको बेनिफिट के तौर पे लीजिए तो आपको कहना कोई गलत नहीं होगा। सोचिए भारत को अगर, ठीक है, अंग्रेज लोग ऐसे ऐसे कई सारे भागों में बांट के अगर रूल करता फिर जाता तो आज एक पाकिस्तान दिख रहे हैं, ठीक है, क्या पता आज कितना पाकिस्तान होता भारत पे, ठीक है, कितने सारे देश यहाँ पे मौजूद होते। तो ये अंग्रेजों ने एक बहुत शानदार जो नीति भारत के संदर्भ में अपनाई, जिससे आगे भारतीयों को लाभ हुआ कि अंग्रेजों ने मात्र 2/3 भाग में भारत को बांटा। अर्थात देखेंगे तो भारत की कुल 65% के आसपास, एनसीईआरटी में आपको 62-63% मिल जाएगा इसका आंकड़ा, कि 62-63 भूभाग पे डायरेक्ट रूल किया अंग्रेजों के द्वारा किया गया। ठीक है, जो भी ब्रिटिश जो, ठीक है, प्रेसिडेंसी थी, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, ठीक है, उधर क्या बोलते हैं कि अब बंगाल हो गया, तो यहाँ पे इनके द्वारा जो भी रूल किया गया धीरे धीरे एक्सपेंड भी हुआ 65% पे। अब बाकी जो 35% भूमि पे आप देखेंगे तो देसी रियासतों का, जिसमें देखिए हैदराबाद है, जूनागढ़ है, इधर जम्मू कश्मीर की तरफ है, और बीच में कुछ छोटे छोटे यहाँ पे शासक मौजूद थे। तो इसीलिए जब अंग्रेज लोग जब चला गया तो भारत को यूनाइट करने में, ठीक है, बहुत अधिक समस्या नहीं हुआ तो, ठीक है, इसमें ऐसे थोड़े कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम इतनी आसानी से, ठीक है, थोड़े लिया जाता है, काफ़ी उल्लेखनीय है। लेकिन सोचिए, अब मैं समझ रहे हैं ना, भाव को आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ 13 सेपरेट किया गया था, फिर कितना समस्या हुआ इनको यूनाइट होने में। आप भारत को अधिक अमेरिका जैसा यूनाइट होने में इनको बहुत अधिक मशक्क़त नहीं करना पड़ा। तो ये थोड़ा, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी थोड़ा सा कीजिएगा भारत को ध्यान में रख के। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों की सामाजिक संरचना क्या थी, देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक अगर बात करें हम लोग यूरोप की सामाजिक संरचना की तो ऊपर शासक होता था, नीचे, ठीक है, चर्च व्यवस्था, कुलीन संबंध होते थे, फिर मध्य वर्ग होता था, फिर निम्न वर्ग, सब दास वगैरह होते थे। लेकिन अमेरिकी उपनिवेशों के संदर्भ में अब वहाँ तो कोई शासक नहीं जाएगा, इतना अटलांटिक ओशियन पार करके कोई शासक का मजाल है जाएगा भाई, वो तो जाएगा, हम डूब के मरिए जाएंगे, जाएगा नहीं। तो वहाँ पे देखेंगे तो कुलीन वर्ग, जिसे भद्रजन बोला गया, ये कोई और नहीं थे, ठीक है, मैंने जो मध्य वर्ग जो बहुत आगे निकल गए, विशेष अधिकारों से धीरे धीरे क्या हो गए, लैस हो गए, यही थे कुलीन भद्रजन।
बीच में कौन था? मध्य वर्ग यहाँ पे मौजूद था, जिसमें व्यापारी लोग थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। कैपिटलिस्ट की जो अवधारणा है, पूंजीपति, समझ रहे हैं ना, एक कैपिटलिस्ट की अवधारणा, पूंजीपति मतलब मुनाफा, ठीक है, व्यापारियों को मुनाफा और वाणिज्यवाद में शासक को अधिक मुनाफा। दूसरी बात है यहाँ पे तस्कर लोग काफ़ी यहाँ पे अच्छा रोल प्ले करेगा, देखेंगे तस्कर, समझ रहे हैं ना, कुछ अच्छी मैंने कुछ बुरी चीज़ें भी अच्छी रिजल्ट देती है। अमेरिकी क्रांति में समझेंगे कि ये लोग तस्कर लोग हैं, चोरी छुप के, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लोग तस्करी करता था, खासकर चाय वगैरह खूब, ठीक है, शौक था पीने का। राजनेता, छात्र लोग, बुद्धिजीवी, सब यहाँ पे इस मध्य वर्ग के रूप में मौजूद था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मध्य वर्ग कितना उस अमेरिका में जाके सजग नजर आ रहा है। किसान कारीगर नीचे थे निम्न वर्ग के रूप में, और इनसे भी गए गुजरे थे यहाँ पे दास। ये जो दास थे, देखिए कुछ तो रेड इंडियंस थे जो उनको पकड़ के दास बना लिया गया था। यूरोपीय लोग होशियार था ना उस समय, देखिए प्रबोधन पुनर्जागरण काल से, ठीक है, युक्त, वैज्ञानिक चेतना से युक्त था, बहला फुसला के सब ले आया। और दूसरा जो सबसे बड़ी स्थिति जो खराब थी, अफ्रीका से दासों को आयात किया जाता था। सोचिए, आयात, अफ्रीका से दासों को आयात, सेंटेंस को से ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति पे एक वस्तु की तरह आयात किया जा रहा है। ये अपने आप में, ठीक है, मैंने मानव सभ्यता को बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, ठीक है। लेकिन हुआ है, अफ्रीकी देशों से जहाज भर भर के सिर्फ और सिर्फ उत्तरी अमेरिका में नहीं बल्कि दक्षिणी अमेरिका में बड़ी मात्रा में, ठीक है, दासों को भेजा गया। उसी तरीके से, ठीक है, बहुत सारा मूवी देखिएगा, देखेंगे तो समझ में आएगा, मूवी वगैरह इस फील्ड में आप देखेंगे तो आप इसके मर्म को समझ पाएंगे कि किस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जाता था उस अटलांटिक ओशियन को पार कराने में। तो इनको ले आ जाता था बागवानी खेती कराने के लिए, क्योंकि अमेरिका में, ठीक है, उतनी विशाल जो भूमि थी, विशाल जो भूभाग था, उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक है। दक्षिणी अमेरिका में थोड़ा सा समस्या है, ब्राज़ील का बहुत सारा पठार वगैरह मौजूद है, तो मैदानी भाग है, लेकिन नीचे आपको मिल जाएगा अर्जेंटीना की तरफ अधिक मिलेगा। खैर, वहाँ पे भेजा गया इनको। सामंत यहाँ पे नहीं थे, ध्यान रखिएगा, सामंत नहीं थे यहाँ पे। सामंतों की जगह कुलीन वर्ग मौजूद था, और एक कुलीन वर्ग अब अमेरिका में भी विशेष अधिकारों से लैस था, और इसने क्रांति में नेतृत्व नहीं किया, क्योंकि ये कुलीन वर्ग की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। कुलीन वर्ग का जो साया था ऊपर ब्रिटेन पे एकदम लगा हुआ था, समझ रहे हैं ना। तो कुलीन वर्ग कुल मिला के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बहुत अच्छा प्ले कर रहा था, तो इनको फायदा हो रहा था। तो भाई ये लोग अमेरिकी क्रांति का पक्षधर क्यों रहेगा, तो ये लोग हट गया। तो हमेशा देखेंगे आप कि क्रांति के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा मध्य वर्ग। मध्य वर्ग ही लोगों को तैयार करते हुए नजर आएगा, और खासकर निम्न वर्गों को, अपने अधीनस्थों को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अमेरिकी क्रांति का संबंध प्रबोधन से कैसे जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि उस समय तक आप इन दो तीन इनलाइटमेंट थिंकर को आप देख चुके हैं। प्रबोधनकालीन जो भी विचारक हैं, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, इनके द्वारा स्वतंत्रता की बातों को बोला गया। वोल्टेयर ने धर्म पे बहुत अधिक प्रहार किया। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति की पृथक्करण की अवधारणा को प्रस्तुत किया कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव को सेपरेट होना चाहिए। तो कुल मिला के बात की जा रही है स्वतंत्रता को लेके, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन, ध्यान रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन की यूरोप की जो यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई। यूरोप से जाके काफ़ी कुछ बेंजामिन फ्रैंकलिन को सीखने के लिए मिला। और देखिए, यही है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनको यूएसए का, ठीक है, संस्थापक के रूप में, उसका यूएसए का पिता के रूप में इनको जाना गया है ना, मैंने जैसे कि भारत के, ठीक है, पितामह महात्मा गांधी, वैसे ही वहाँ के पितामह बेंजामिन फ्रैंकलिन। यूरोपीय प्रबोधन से ये लोग भी धीरे धीरे युक्त तो हो ही रहे थे, क्योंकि व्यापार करना, आना जाना, और कुल मिला के वो लोग वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो रहा है पुनर्जागरण प्रबोधन के काल में। तो राजतंत्रवादी व्यवस्था, निरंकुशता, वाणिज्यवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो भी बातें उठाई जा रही है, समझ रहे हैं ना, राजतंत्रवादी का वहाँ पे विरोध किया जा रहा है यूरोप में, निरंकुशता का विरोध किया जा रहा है, वाणिज्यवाद का विरोध किया जा रहा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेके पूरी तरीके से मध्य वर्ग सपोर्ट कर रहा है कि होना चाहिए। तो ये सब बात क्या अमेरिकी वासियों को मालूम नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ठीक है। और इसी का प्रभाव अमेरिका में भी पड़ा, अब यही हो रहा है, यही चीज़ है। देखिए, यूरोपीय जो समाज है, यूरोपीय जो भी देश हैं, उनके आपको मर्म को समझना पड़ेगा कि एक होता है ना दोहरी नीति अपनाने में यूरोप वासियों ने अपने व्यापारिक लाभ के लिए कहीं का नहीं छोड़ा। अपने यहाँ देखिए सब क्या कर रहा है, मिडिल वर्ग,
और जहाँ उपनिवेश बसा रहा है बिल्कुल अपने आप को एक शासक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भारत के संदर्भ में देख लीजिए, जब भारत में जब ठीक है भारत जब गुलाम बना पूरी तरीके से, तो यूरोप अच्छा खासा अपने यहाँ लोग एक प्रगतिशील अवधारणा से युक्त थे। इसीलिए तो देखिए भारत के लोग जाएंगे वहाँ पे, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है, राजा राम मोहन हैं, तो वहाँ देख के वो लोग बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि भाई ये लोग यूरोप में इतना बढ़िया है, लोग इतना अच्छा से काम कर रहा है, सारा जो शासन व्यवस्था, लोगों की आज़ादी, मानव अधिकार, इतना बढ़िया से काम कर रहा है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में वो लोग इतना निरंकुश हो गया, लूट खसोट, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको एनालिटिकल अप्रोच रखना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा सा ठीक है चौड़ा करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। दूसरा है कि क्या हम अमेरिकी क्रांति को यूरोपीय प्रश्न का विस्तार मान सकते हैं, कि क्या हम अमेरिकी क्रांति को यूरोपीय प्रश्न का विस्तार मान सकते हैं। अब समझना है आपको कि देखिए यूरोपीय प्रबोधन में राजतंत्रवादी निरंकुशता पूरी तरीके से मौजूद थी और इसी पे मध्य वर्ग ने चोट किया। इसी पे मध्य वर्ग के द्वारा जब चोट किया गया तो अमेरिकी जो मध्य वर्ग है, देखिए अमेरिकी जो मध्य वर्ग है, यहाँ पे आपको समझना है, जब आप इंग्लैंड के इतिहास पढ़ेंगे तो एक शासक आएगा ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय। अब ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज तृतीय का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, तो शासक हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आज भी जो ब्रिटेन में वहाँ पे जो कार्यपालिका का जो पद है वहाँ का शासक ही रोल प्ले करता है। इसीलिए आज भी ब्रिटेन जो है पूरी तरीके से गणतंत्र नहीं बन पाया है। तो समझिएगा, ठीक है, अभी वहाँ का शासक को हटा दिया जाए, वहाँ का ठीक है कार्यपालिका को एक चुना जाए, तभी एक सेकेंड में वो भी ब्रिटेन पर क्या बन सकता है, गणतंत्र बन सकता है। तो जब पार्लियामेंट्री सिस्टम जब आ चुकी, खासकर किंग जॉर्ज के समय देखेंगे, जब मैग्ना कार्टा को जब एस्टेब्लाइज किया गया 1215 ईस्वी में, यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, 1215 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा की जब अवधारणा आई तो धीरे धीरे उसी समय से आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री संस्था का वहाँ पे विकास होने लगा था, संसद का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ चुका था। अब धीरे धीरे संसद और शासक की शक्ति को लेके हमेशा ही वहाँ पे कंट्रोवर्शियल ठीक है स्थिति रहा ही रहा है और यही चल रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज III के समय शासक अपने अधिकारों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अर्थात अपने अधिकारों को बढ़ाने का मतलब है कि संसद की शक्ति को कम करना पड़ेगा, और यही हो रहा है। और इसमें ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज तृतीय जो है काफ़ी ही इसमें सफल हो जाता है। सफल होने के बाद अब संसद का जो प्रमुख मंत्रिमंडल का जो ठीक है सर्वे सर्वा जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, देखेंगे एक प्रधानमंत्री अगर ग्रेनविले को बोलेगा कि भाई ये क्या कर रहे हो अमेरिकी में, ठीक है, जो हमारे उपनिवेश से वहाँ से जितना मुनाफा होना चाहिए नहीं हो रहा है। तो देखेंगे कि पूरी तरीके से ग्रीनवेले की जो नीतियाँ हैं अमेरिकी उपनिवेशों को भड़का देता है और अब उस निरंकुशता का ये लोग विरोध करने लगते हैं कि भाई जो करना है ब्रिटेन में करो, हमारे यहाँ तुमको करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात हम स्वायत्त होना चाहते हैं, हम आज़ाद होना चाहते हैं। तो आप नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे और बेहतरीन तरीके से आप जान लेंगे पूरा पूरा, जब ठीक है जब इंग्लैंड का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे पूरी तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज तृतीय। धीरे धीरे देखेंगे आगे चल के एक क्रांति होगी, गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको रक्तहीन क्रांति बोला गया। उसके बाद से पूरी तरीके से देखिए कि शासक की शक्ति डिक्लाइन होने लगा, गिरने लगा, और अभी देखिए संसद वहाँ का ठीक है सर्वश्रेष्ठ रोल प्ले करता है, शासक वहाँ का नाम मात्र का रह गया है। मैंने ऐसा बोला गया कि ब्रिटिश शासक कोई परिवर्तन ला ही नहीं सकता है। भाई परिवर्तन काहे लाएगा, कोई अधिकार रहेगा तब तो लाएगा परिवर्तन। बिल्कुल, संसद जो उसको बिल ठीक है दे देगी भाई साइन करने के लिए, तुरंत साइन करेगा, बिल एक्ट बन जाएगा, वही होता है और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन लोग मानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लोग मानते हैं। इसीलिए देखिए हैरी वगैरह का शादी हुआ, चार्ल्स का शादी हुआ, देखिए कितना रॉयल शादी लोग करता है वहाँ पे, ठीक है, पूरे विश्व के लोग देखते रह जाते हैं। तो थोड़ा लोगों की, इंग्लैंड के लोगों की, ब्रिटेन के लोगों की अपने शासक के प्रति आज भी आस्था मौजूद है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे वाणिज्यवाद की, तो यूरोप अस्वीकार कर रहा है, इस वाणिज्यवाद को यूरोप अस्वीकार कर रहा है, मध्य वर्ग इसको डिनाई कर रहा है। एडम स्मिथ आके बोल रहा है मुक्त व्यापार पे बल दे रहा है। तो अमेरिका में क्या ये लागू हो सकता है? अमेरिकी लोग फाइनली तो ये भी लोग जान रहा है। तो अमेरिका लोगों ने इसको चुनौती दिया कि भाई हम इस वाणिज्यवादी नीति को नहीं मानते हैं, हम एक ही नीति को मानते हैं, पूंजीवादी मुक्त अर्थव्यवस्था पे हम मानते हैं। भाई हमको मेहनत कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ये मुनाफा हमारे पास रहना चाहिए, ये नहीं कि इसका बड़ा भाग ब्रिटेन के शासक के पास भेज दो, ब्रिटेन की संसद के पास भेज दो, ऐसा नहीं चलेगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता पे जोर दिया गया,
यूरोप में दिया जा रहा था। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसी चीज़ों को, ठीक है, धीरे 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 रूसों के चिंतन में हमें दिखाई भी दे रहा था। यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया, अमेरिकी लोगों के द्वारा, कि ये तो भाई जन्मजात अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। तो भाई तुम ब्रिटेन वाले कौन होते हो, तुम यूरोप वाले कौन होते हो, ये हम नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, क्या अमेरिकी क्रांति को एडम स्मिथ के द्वारा प्रकाशित पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का पूरक माना जा सकता है? समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को, कि भाई क्या एडम स्मिथ के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया वेल्थ ऑफ नेशन, उसी की वजह से अमेरिकी क्रांति हो गई? अब आपको पता होना चाहिए कि एडम स्मिथ ने जो बल दिया था, मुक्त अर्थव्यवस्था पे बल दिया था। ये जो मुक्त अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से वाणिज्यवादी हितों पे चोट कर रही थी, और अब ये कहना बिल्कुल सही है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही पूरक है, क्योंकि 1776 में देखिए दोनों ही घटनाएं हो रही है। इसका जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, यही है, देख पा रहे हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, इसका प्रकाशन 1776 में हो रहा है और क्रांति भी 1776 में हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस बुक से अमेरिकी लोग काफ़ी इंप्रेस हुए, काफ़ी प्रभावित हुए। देखिए छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, यूपीएससी से प्रश्नों को घुमा के पूछ देता है। ठीक है, पूछा भी है कि एडम स्मिथ के जो मुक्त व्यापार की नीति में, जहाँ पे एडम स्मिथ ने एक उजाला देखा हुआ था, वहीं पे आगे चल के कार्ल मार्क्स, ठीक है, उसमें उसको अंधेरा दिखाई देता है। ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो देखिए थोड़ा आपको बैलेंस अप्रोच बनाना पड़ेगा, समझेंगे नहीं तो फिर होगा नहीं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एडम स्मिथ ने क्या बोला था? मुक्त व्यापार पे बल दिया गया था, मैंने मुक्त व्यापार पे बल दिया था, वाणिज्यवादी नीतियों को, ठीक है, पूरी तरीके से बताया था कि सब बेकार की चीज़ें हैं। अगर यही होता रहा तो भाई एक देश तो बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, राष्ट्र की संपत्ति हुई उसकी चल जाएगी, खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका के लोगों ने बोला कि भाई बिल्कुल भाई तुम सही बोल रहे हो, यही तो हो रहा है हमारे साथ। सारा अमेरिका के धन और सारा अमेरिका का व्यापारिक फायदा ब्रिटेन को मिल रहा है, इसका मतलब कि हमें अब रोकना होगा। ठीक है, और यही हुआ। अमेरिका में नौ परिवहन कानून का इन लोगों ने विरोध किया कि भाई यही जड़ है, अगर नौ परिवहन कानून को हटा दिया जाए तो जहाज जाएगा नहीं, तो अटलांटिक ओशन कोई पैदल थोड़े पार कर लेगा। तो इसका भाई बहुत तेजी से इसका, ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से विरोध किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे एक अमेरिकी क्रांति के मुद्दे। अब देखिए यही ये मुद्दे बोलिए कारण के रूप में भी आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए आपको खुद समझिए, अगर कोई आप पे शासन करेगा, कोई आप पे रूल करेगा, अगर आप जान रहे हैं, जानते हुए, ठीक है, क्या आप अपने आप पे किसी को रूल करने देंगे? नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कोई दुनिया का व्यक्ति यहाँ पे नहीं दे सकता है। भारत को पता नहीं था, बहुत सारे एशियाई देशों को पता नहीं था, अफ्रीकी देशों को पता नहीं था, तो भाई इन लोगों ने होने दिया। अगर इनको भी शुरुआती में पता होता तो शायद ये भी होने नहीं देते। और यही हमें समझने की कोशिश करना है कि अमेरिका में फाइनली जो उपनिवेश जो बसे वो कहीं और से नहीं आए, मंगल ग्रह से नहीं आए, वो लोग यूरोप से, ब्रिटेन से गए, तो उनको पता था कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला है यहाँ पे ब्रिटिश औपनिवेशिक हित वर्सेस अमेरिकी आर्थिक हित। क्योंकि ब्रिटेन से लोग, यूरोप से लोग अगर आ रहे हैं बसने के लिए, तो कोई लोग थोड़े आ रहे हैं कि भाई घास छीलने के लिए आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं तो अपने व्यापारिक लाभ के लिए आ रहे हैं, और उस व्यापारिक लाभ पे, ठीक है, यहाँ पे टकराहट किससे हो रही है? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक हित से है। इनको स्वाभाविक सी बात है कि इनको समस्या होगी ही होगी। भाई जब वो गली ही छोड़ दिए, हम वह हमको जाना ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, तो भाई तुम कौन होते हो हम पे रूल करने वाले, हम पे कंट्रोल करने वाले? एक बहुत बड़ी समस्या का कारण था। नौ परिवहन कानून 17वीं सदी में यहाँ पे लाया गया। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है नौ परिवहन कानून का, कि अमेरिकी व्यापार प्लस जहाज रानी उद्योग पर अंकुश लगाया गया। कैसे अंकुश लगाया गया? तो बोला गया कि जो भी अमेरिका का व्यापार होता है, माने व्यापार समझ रहे हैं ना, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात होता है, ये ब्रिटिश जहाज़ों से होगा। तुम भाई अपने जहाज़ों से नहीं कर सकते हो। सोचिए ब्रिटिश जहाज़ से होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा, माल ढुलाई भाड़ा देना पड़ेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग, कि कर्मचारी 75% ब्रिटिश लोग होंगे। सोचिए क्या ऐसे स्थिति में किसी भी देश को व्यापारिक मुनाफा होगा? नहीं होगा। और यही तो सबसे बड़ी समस्या का कारण था इस नौ परिवहन कानून से, कि भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ। भाई खुद हमारे पास जहाज मौजूद है, अपने जहाज से हम लोग क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। जहाज ध्यान रखिएगा उसमें, ठीक है, लकड़ी का जहाज बड़ा बड़ा, ठीक है, बनता था। धीरे धीरे यही चीज़ औद्योगिकरण में होगा, मशीनीकृत जहाज़ों का प्रचलन तेजी से बढ़ेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड नंबर, अमेरिकी जो मुद्रा व्यवस्था, अ- अमेरिकी जो देश है, ये मुद्रा व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, उद्योग नीति, इन तीनों ही फैक्टर, देखिए ये अर्थव्यवस्था के, व्यापार के, ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। इन तीनों पे प्रभाव ब्रिटिश कराता था, तो इनको समस्या तो आएगी ही आएगी। और तो और देखिए, वर्जीनिया वगैरह में वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्षेत्र है, तंबाकू बड़ी मात्रा में होता है। आज भी वहाँ पे ड्रग्स वगैरह हाई क्वालिटी का, समझ रहे हैं ना, तंबाकू, वो लोग सिगार वगैरह लोग बनाता है, खूब खूब वहाँ बनता है। चावल पूछना ही नहीं है, मिसिसिपी मिसौरी नदी जो भी इधर का एरिया है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है आज वर्तमान में। बीच में पूरा मैदानी इलाका है, एक तरफ कनाडियन शिल्ड, प्लेसियन पर्वत, रॉकी माउंटेन, बीच का अमेरिका का मध्यवर्ती भाग पूरी तरीके से, ठीक, एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चावल वगैरह उस समय जितना भी 13 उपनिवेशों का क्षेत्र था, खासकर दक्षिणी क्षेत्र में चावल होता था। और इनके द्वारा ब्रिटिशर को द्वारा बोला गया कि देखो भाई, चावल और तंबाकू तुमको अन्य यूरोपीय देशों के साथ नहीं बेचना है, सिर्फ और सिर्फ हमें बेचना है। अब हमको बेचो, हमारी मोनोपोली रहेगी, हम ही भर खरीदार हैं, तो भाई जितना हम बोलेंगे उतना तुमको देना पड़ेगा। मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है। ये लोग ले आता था, ब्रिटिश व्यापारी लोग कहाँ पे आता था, सब यूरोप में ले आता था सब, और यूरोप में इसका, ठीक है, अच्छा खासा मुनाफा कमाता था, और उस मुनाफे से अमेरिकियों को वंचित कर दिया जाता था। बहुत बड़ी समस्या था अभी। पूंजीवाद का विकास, अब यही है, पूंजीवाद का विकास तेजी से हो रहा था। और पूंजीवाद का बल देखिए एक ही चीज़ पे है कि मुनाफा। ध्यान रखिएगा, पूंजीवाद का बल किस पे है, मुनाफा है। लेकिन ये मुनाफा किसको होगा, शासक को होगा? नहीं, इस पूंजीवादी व्यवस्था के तहत जो मुनाफा होगा उस मिडिल क्लास को होगा, उस मध्य वर्ग को होगा। अब उस मध्य वर्ग के हितों को नुकसान ब्रिटेन पहुंचा रहा है, अर्थात ब्रिटेन को कान पकड़ के बाहर करने की जरूरत है। ये भी चल रहा था। राष्ट्र का स्वरूप देखिए अमेरिका को, ठीक है, अब राष्ट्र का स्वरूप समझिए। अब ये जो धीरे धीरे 13 जो उपनिवेश थे, एक राष्ट्र का स्वरूप का रूप लेने लगे थे। अब कोई भी राष्ट्र यहाँ पे नहीं चाहेगा कि हम पे कोई देश आके मनमाना करे, इसीलिए इनके द्वारा ब्रिटिश को यहाँ पे अस्वीकार किया गया। देखिए हम लोग, ठीक है, बाल में से खाल निकाल रहे हैं, एक एक कारणों को ऐसे आप सोचेंगे ना, रट के आप नहीं लिख सकते हैं। सिंपल आप सोचिए, अमेरिकी परिप्रेक्ष्य में खुद आप रियलाइज कीजिए, थोड़ा सा अगर आप रीडिंग लगा लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एग्जाम में आप इन प्रश्नों को आसानी से हैंडल कर लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे हम अमेरिकी उपनिवेशों की बैठक हुई, अल्बानी नगर में हुई, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है। इसका नेतृत्व किया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, और बोला गया कि अब ब्रिटिश हुकूमत को हमारे द्वारा चुनौती दिया जाएगा, अर्थात अब उनको भाई मुक्त करना पड़ेगा। व्यापार करना है तो लोग करे आके, लेकिन मुक्त व्यापार पे, हम भी व्यापारी, वो भी व्यापारी, जो जितना काम करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, उसको उसी के आधार पे मुनाफा दिया जाएगा। अमेरिकी समाज देखिए यहाँ पे, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फाइनली समाज में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कुलीन वर्ग, मिडिल क्लास, ठीक है, इसके अलावा नीचे जो लोग थे, कृषक लोग, दास लोग मौजूद थे। तो कुछ वर्ग को यहाँ पे नुकसान पहुँच रहा था। किसके हितों को नुकसान पहुँचता है तो क्रांति होती है, तो निम्न वर्ग को और मध्य वर्ग को। लेकिन निम्न वर्ग कुछ कर नहीं पाता है, नेतृत्वकर्ता की कमी होती है, बेचारा अनपढ़ हो जाता है। मध्य वर्ग के साथ होगा तो वो अब पीछे नहीं हटेगा। और यही हुआ, अमेरिकी व्यापारी पूंजीपतियों को जब नुकसान पहुंचने लगा, आर्थिक नुकसान पहुंचने लगा, तो इनको लगा कि नहीं भाई, अब बहुत झेल लिया, अब हमें क्रांति करना पड़ेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। तस्करों की यही समस्या थी। देखिए, तस्कर विरोधी कानून लाया गया था। अब तस्कर विरोधी कानून जब ला दिया गया था तो अब समस्या हो गई इनको। पुलिस प्रशासन, समझ रहे हैं ना, जब चोरी छुपके आप कोई भी काम करेंगे, बिहार में समझिए अभी दारू बंद है, ठीक है, तो शराबबंदी बंद है, तो समस्या तो है। जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं उनको सप्लाई तो चाहिए चाहिए। अगर उसमें अगर कोई तस्करी के माध्यम से पहुंचा रहा है तो उसको बेनिफिट क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन सरकार अगर कड़ाई से पारंग करेगी तो फिर क्या होगा, नहीं होगा। तो यही था तस्करों के साथ समस्या। देखेंगे जब ग्रेनविले जब, ठीक है, नीतियाँ लाएगा तो बड़ी तेज़ी से ये इसको, ठीक है, डैमेज करने की कोशिश करेगा, तस्करों पे लगाम लगाने की कोशिश करेगा, तस्करों का मुनाफा रुक जाएगा। तो अब इनको समस्या होगा कि ना भाई, अब इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है, तस्कर विरोधी कानून मुक्त करना पड़ेगा। छात्र बुद्धिजीवी लोग, ये लोग होशियार हो रहा है। बुद्धिजीवी तो अपने आप में देखिए आज भी भारत में कितने बुद्धिजीवी लोग हैं। गणतंत्रात्मक जो विचार था कि भाई गणतंत्र विचार, समझ रहे हैं ना, गणतंत्र मैंने स्वशासन, हमारी चुनी हुई प्रतिनिधियों के द्वारा हम पे शासन होना चाहिए,
ये नहीं कि भाई जो व्यक्ति बैठा है ब्रिटेन में वहाँ से नियम कानून बना ले और आके यहाँ पे थोप दे, वैसा नहीं चलेगा। तो गणतंत्रात्मक विचार से ये लोग पूरी तरीके से युक्त हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वर्जीनिया के जो तंबाकू उत्पादन पश्चिम की ओर विस्तार करना चाह रहे हैं। कहाँ पे? पश्चिम की ओर। मैप में देखिए, यहीं पे है, नीचे आपको मिल जाएगा वर्जीनिया। अब आपको समझना है, देखिए जो भी एक कॉलोनी बसाया गया था ना, कॉलोनी, तो इन कॉलोनियों को जो लोग पहले आए बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, अपने अपने अंडर कंट्रोल में किया। जो जो लोग नए आते गए, मिडिल वर्ग, लोअर वर्ग, उनको लीज पे यहाँ पे दिया जा रहा था। किस पे दिया जा रहा था? लीज पे। लीज पे भाई दे दिया जाता था। अब यहाँ के वर्जीनिया के लोग बोल रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे भाई? हम जाएंगे पश्चिम की तरफ, इधर जाएंगे तो भाई हमारा एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो भाई हमारा तंबाकू का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसमें ब्रिटेन उनको रोक लगा रही है कि नहीं भाई तुमको पश्चिम की तरफ नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि पश्चिम की तरफ जाओगे तो भाई हमारे भूमि में लीज कौन देगा, भाड़ा में इसको कौन लेगा, इसीलिए तुम लोग इसी में रहो, इसी में भाई हमको कमा के दो। तो इसमें एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि भाई इधर ब्रिटेन जो वासी थे रेड इंडियंस का भला चाहते थे कि भाई उनके लाइफ में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो ये देखिए वो लोग किसी का सगा नहीं है। व्यापार के लिए लोग किसी हद तक जा सकता है, अपने फ़ायदा के लिए इनको आगे बढ़ने नहीं दिया। दिमाग खराब हो गया इन लोगों का, भाई ये क्या हो रहा है। तो देखिए पश्चिम की ओर विस्तार करने से इनको रोक दिया गया। क्रांति के ये लोग भी समर्थक बन गए। 8वां में है यहाँ पे, 7 पॉइंट में नवीन विचारक। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। विचारक माने इसका जो प्रभाव पड़ा ब्रिटिश हित प्लस अमेरिकी हित में। अब देखेंगे कि जब ब्रिटेन के द्वारा बहुत सारा सैंक्शन लगाया गया, अमेरिका ने जब उसका विरोध किया तो ब्रिटेन उन सैंक्शनों को, उन प्रतिबंधों को हटाने लगा। लेकिन वही है, देखिए वैसा नहीं होता है। एक बार जब किसी व्यक्ति के अंदर आज़ादी का भाव आ जाए तो जब तक वो आज़ाद नहीं हो जाएगा वो किसी भी कीमत पे किसी के अंडर कंट्रोल में रहना नहीं चाहेगा। और यही चीज़ हुआ उन अमेरिकियों के साथ कि जब ब्रिटिश हित और अमेरिकी हित में टकराहट हुआ तो ब्रिटिश नीति को परिवर्तन कर रहा है, रियायत दे रहा है, स्वायत्त दे रहा है। आगे चल के देखेंगे सस्ते दामों में इनको चाय पिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बोस्टन टी पार्टी हो जाती है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है, आगे आएंगे हम लोग। लेकिन स्वतंत्रता का भूख इनके अंदर एकदम खुमार हो चुका था। चिंतक लोग तो अलग ही रोल प्ले करता है, जैसे मिल्टन है, हैरिंगटन है, जॉन लॉक है, ठीक है। इन सारे चिंतकों के द्वारा सब एक से एक विचार दे रहे हैं। कुछ चिंतक बोल रहे हैं कि जब तक अमेरिका आज़ाद नहीं होता भाई यहाँ रहना ही बेकार है, उससे अच्छा है कि हमको फांसी पे चढ़ा दो, मृत्यु दंड दे दो, हम नहीं रहना चाहते इस गुलाम देश में। तो जब इतना एग्रेसिव मोड में जब ये लोग विचारक लोग आ जा रहे हैं तो सोचिए काफ़ी ही लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे देखिए कारण हैं। इन कारणों को एग्जाम में लिखिए, आप समझ, ठीक है, रट के नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप लिखिए, मेंशन कीजिए। और नेक्स्ट यहाँ पे संवैधानिक दृष्टिकोण। संवैधानिक दृष्टिकोण में देखिए टकराहट क्या हो रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट, सभी संस्था इसके अधीन कार्य कर रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए बोला जाता है कि देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट व्यक्ति को पुरुष और पुरुष को व्यक्ति, सॉरी, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा दुनिया का सारा काम कर सकती है। वो सोचिए ब्रिटेन में पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के मैंने छोड़ दे तो ब्रिटेन में वो सारा चीज़ों को काम कर सकती है। अर्थात जितनी भी संस्था है उसके अधीन है। आपको देखेंगे वहाँ पे, ठीक है, एक संलयन की अवस्था में दिखाई देगा। संलयन समझ रहे हैं ना, आपस में मिला हुआ आपको दिखाई देगा, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। भारत में कुछ कुछ संलयन थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, खासकर विधायिका और कार्यपालिका को लेके। लेकिन अमेरिका के लोग बोले कि भाई हम नहीं जानते, हम सभी संस्थाओं से ऊपर है। अमेरिकी लोग सभी संस्थाओं से ऊपर है, अर्थात इस पे अंकुश लगाने का जो अधिकार किसी को भी नहीं है। इसीलिए तो बोला गया। देखिए अब वाकई में, ठीक है, आज वर्तमान में जिसको सबसे बड़ा खूबसूरत प्यारा एक गणतंत्र देश बोला जाता है, विश्व का नंबर 1, वो अमेरिका को ही यहाँ पे टॉप पे रखा जाता है। भारत को एक विशाल, ठीक है, लोकतंत्र देश के रूप में जाना जाता है। लेकिन अभी भी जब फंडामेंटल राइट्स वगैरह की अगर बात करेंगे तो अमेरिका में बहुत ही माने वहाँ पे अलग ही टाइप का आपको, ठीक है, माहौल वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, दिखाई भी देगा। अमेरिकी कल्चर है, अमेरिकन कल्चर अलग ही टाइप से, ठीक है। मैंने वहाँ पे बच्चा से लेके बच्चा 16-17 साल का हो जाएगा तो वहाँ पे पेरेंट्स फ्री छोड़ देंगे, ठीक है। जो भी एक बड़ा उसको
गिफ्ट करके कुछ करके कि जाओ भाई अपनी आज़ादी जियो। लड़का रहेगा आराम से अपना, ठीक है, जॉब भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा। पेरेंट्स को भी वो नहीं है, ठीक है, वहाँ फादर्स डे मदर्स डे 2 ही चीज़ मनता है तो बच्चों को अपने, ठीक है, पेरेंट्स से बात होता है। अदरवाइज़ बिल्कुल ही मैंने वहाँ पे स्वतंत्रता इतनी अधिक है, स्वायत्तता वहाँ पे इतनी अधिक है, इसके बारे में अब कुछ कह नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना। मेरे कुछ दोस्त लोग हैं बोलते हैं कि रात में जब वे लोग सोते हैं, ठीक है, खासकर किसी को फर्स्ट फ्लोर मिल गया तो नीचे ग्राउंड फ्लोर वाला या फिर बगल वाला, देखते हैं ना कितना सुंदर सुंदर बंगला होता है, तो लोग पानी पीने के लिए बाथरूम भी लोग जाते हैं तो धीरे धीरे जाते हैं कि भाई कहीं गलती से नीचे वालों को रात में डिस्टर्ब कर दिया, तुरंत वहाँ पुलिस कॉल कर देगा, सब पुलिस आएगा तुरंत उठा के ले जाएगा। तो बहुत ही अधिक वहाँ पे, ठीक है, फंडामेंटल राइट इतना अधिक एक्टिव है कि अब इन सारे एग्जाम्पलों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो यही है अमेरिका, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर करते रहें और टाइम दीजिए आप लोग, ठीक है, इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा पूरा का पूरा हिस्ट्री ही कि आप बिल्कुल ही, ठीक है, रटने की जो प्रक्रिया है आपका हिस्ट्री से जो है, ठीक है, पूरी तरीके से जो पूर्व धारणा है वो ख़त्म हो जाएगा। टाइम दीजिए, ठीक है, इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल आप देखेंगे क्रांति के जो भी कुछ कारणों को एक जगह मैं कंपाइल कर दूंगा, उसका खासकर परिणाम को लेकर हम लोग देख लेंगे। सप्तवर्षीय युद्ध को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कल, ठीक है, स्टडी करेंगे और जो भी उसका प्रभाव पड़ा, खासकर पूरे विश्व में उसका क्या प्रभाव पड़ा, भारत पे, अमेरिका पे, ब्रिटेन पे, बाकी उपनिवेशों पे क्या प्रभाव पड़ा, उसे देखते हुए हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसके तत्पश्चात फिर अमेरिकी संविधान को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मेरे साथ डेली बने रहिए, डेली के डेली देखिए लेक्चर, देखिए क्लास मत छोड़िए, छोड़ेंगे तो फिर आपको समस्या होगा। क्लास की लंबाई अधिक है, एक एक 1.5 घंटे की क्लास हो रही है। एक क्लास छोड़ के चाहेंगे कि आप अगले क्लास में कवर कर लें, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा जो, ठीक है, जो भी टॉपिक है, जो भी सिलेबस है, एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। तो डेली देखिए एंड चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।